हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स क्लास। अभी हमने प्राइस इलास्टिसिटी और उसके डिटर्मिनेंट्स वगैरह सब कुछ देख लिया। उसके अंदर फॉर्मूला, न्यूमेरिकल सब कुछ हो चुका है हमारा। इन केस आपको वो देखना था और आपने गलती से ये वीडियो ओपन कर लिया तो जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट, या फिर आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो जिसके अंदर हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसकी समरी बनाई है। करेक्ट। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अभी हमारा लास्ट वीडियो में ये हो गया था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ओवर। अभी हम चालू कर रहे हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो मेजर पार्ट हमने इस चैप्टर का पूरा कर दिया है। अभी सिर्फ इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ये बाकी है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लेक्चर्स बहुत हो गया, तो 5 लेक्चर्स के अंदर ये पूरा खत्म हो जाएगा। अगर न्यूमेरिकल्स का हमने कोई एक्स्ट्रा लेक्चर कंडक्ट किया तो हो सकता है, बट मैक्स टू मैक्स 5 लेक्चर्स के अंदर अभी हमारा जो बचा हुआ पार्ट है वो पूरा खत्म हो सकता है। ओके, अगर हमें लगता भी है कि एक से ज्यादा लेक्चर मतलब बनाना है, पार्ट बनाना है, तो हम लोग वो 2 पार्ट में वगैरह डाल देंगे, लेकिन एक ही दिन में डाल देंगे वीडियोस, ताकि आप दोनों एक साथ ही देख लो। ओके, सो दैट हमारा टाइम भी बचे। तो अभी हम चालू करने वाले इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी तक जो हम देख रहे थे प्राइस इलास्टिसिटी, उसके अंदर हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि जैसे प्राइस चेंज होगी उसके प्रोपोर्शन में डिमांड चेंज होगी। हमें एनालाइज करना था कि प्राइस के अंदर जो बदलाव आ रहा है, प्राइस के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, उसके कंपैरिजन में डिमांड में भी चेंज होने वाला है। तो डिमांड में चेंज होने का प्रोपोर्शन ज्यादा है या प्राइस में चेंज होने का प्रोपोर्शन ज्यादा है। तो हम देखते थे कि डिमांड में अगर ज्यादा प्रोपोर्शन से चेंज हो रहा है तो हम उसको बोलते थे कि ये जो डिमांड है इसकी ये इलास्टिक है, राइट। और वही अगर डिमांड के अंदर चेंज नहीं आता था इतना तो हम बोलते थे कि ये इन इलास्टिक है, इसकी डिमांड इन इलास्टिक है, राइट। तो वहां पे हमने 5 मेथड ऑलरेडी देख लिए। सिंपल फॉर्मूला मेथड देखा था हमने, पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी, टोटल आउटलेट, टोटल रेवेन्यू, और उसके बाद में हमने क्या देखा था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे मेजरली आपको एक ही ये है मेथड है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। उसको सिर्फ फॉर्मूला तोड़ मरोड़ के अलग अलग बन जाएगा, लेकिन जैसा प्राइस इलास्टिसिटी में अलग अलग मेथड्स हमने देखे थे वैसा यहाँ पे नहीं होने वाला है। ओके, सो ये सिंपल है, जल्दी भी होने वाला है। ओके, तो ज्यादा टेंशन नहीं इसमें। तो लिखो, देखो अपन हेडिंग डालेंगे 1.14। अपन ये हमेशा नंबरिंग डाल रहे हैं इसके अंदर, राइट। ये जो है अपने को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखना है, राइट। तो आपको वहां से भी पता चल जाएगा कि बॉस ये जो इस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर देखोगे आप तो उसमें दिख जाएगा आपको 1.14 इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, हेडिंग इसका, चलो देखो 1.14 इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अंदर भी जो चेंज आने वाला है वो डिमांड में ही आने वाला है, क्योंकि हमारा चैप्टर ही डिमांड है। हम जो यूनिट देख रहे हैं, यूनिट 1 डिमांड एंड सप्लाई का, उसके अंदर डिमांड ही देख रहे हैं। तो जो चेंजेस आएंगे वो डिमांड में ही आएंगे, लेकिन किसके रिस्पॉन्स में आएंगे। पहले होता था कि प्राइस में चेंज होगा, उसके रिस्पॉन्स में डिमांड में चेंज आएगा। अभी इनकम में चेंज आएगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और उसके रिस्पॉन्स में फिर डिमांड में चेंज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट चेंज कहां पे होगा, फर्स्ट चेंज आएगा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, या जिसको डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर बोलोगे तो भी चल जाएगा। बेसिकली ये इनकम, कंज्यूमर की इनकम की बात कर रहे हैं। और इसका इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, इफेक्ट, इसका इफेक्ट आएगा डिमांड के ऊपर, डिमांड के ऊपर। ओके, तो फर्स्ट चेंज आएगा इनकम ऑफ द कंज्यूमर और उसका इफेक्ट आएगा डिमांड के ऊपर। तो दैट वी विल बी एनालाइजिंग इन दिस इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि अगर कंज्यूमर का इनकम अगर बढ़ जाता है या कम होता है
तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है इसका, राइट। पहले हम देखते थे कि अगर मैं मेरी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज कर दूं तो डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है। अभी हम देखेंगे कंज्यूमर की इनकम में जो चेंज होगा उसके हिसाब से मेरे प्रोडक्ट पे उसका क्या असर पड़ेगा। तो सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पे, इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। ये हमने ऑलरेडी प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर सिंपल फॉर्मूला मेथड में देखा भी है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, करेक्ट। परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। डिमांड के अंदर जैसा मतलब जो प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर हमने देखा था डिमांड को क्यू लिखते थे हम लोग और प्राइस को पी लिखते थे, वैसे यहाँ पे इनकम को वाई लिखना है अपने को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ डिमांड को क्यू, इनकम को वाई। यहाँ पे कैपिटल भी चल जाएगा, ऐसे क्यू और ये होगा वाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिर फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, सिंपल है, वैसे ही है जैसे प्राइस इलास्टिसिटी में देख रहे थे वैसे ही है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे निकालेंगे, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी, राइट। ओरिजिनल क्वांटिटी आएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम अपॉन इनकम, राइट। तो चेंज कैसे निकालते हैं अपन, चेंज कैसे निकालते हैं, जो भी होगा आपका Q2 माइनस Q1, है ना। वैसे आप बोल रहे क्या मॉड्यूल में आपकी, मॉडल में वैसा एग्जैक्टली लिख के नहीं दिया है इन्होंने, बट अल्टीमेटली कैलकुलेशन वैसे ही करना पड़ेगा अपने को। मॉडल में डायरेक्टली चेंज इन क्यू निकाल के दिया है आपको, जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व किए, बट हम लिख के ले लेंगे। हम बोलेंगे Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 होल डिवाइडेड बाय Y2 माइनस Y1 अपॉन Y1, ठीक है। या फिर ऐसा करें, एक सेकेंड, यहाँ पे फिर डिनोमिनेटर में इधर Q है इधर Q1 हो रहा है ना, यहाँ पे Y यहाँ पे Y1, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। बेटर वे एक काम करेंगे, न्यू इनकम को हम Q1 बोलेंगे, न्यू इनकम को न्यू डिमांड को Q1 बोलेंगे, ओल्ड डिमांड को Q बोलेंगे, न्यू इनकम को Y1 बोलेंगे, ओल्ड मतलब ओरिजिनल जो इनकम है उसको Y बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर चेंज कर देते हैं अपन, पर इसके अंदर बोलते हैं Q1 माइनस Q, हाँ ये ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे डिवीजन में सेम आएगा डिवाइडेड बाय Q अपॉन Y1 माइनस Y होल डिवाइडेड बाय Y, राइट। ये फॉर्मूला बन जाएगा अपना। वो तो आपको वापस से करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना, मल्टीप्लाइड बाय 100 फिर नीचे मल्टीप्लाइड बाय 100 फिर 100 कट कर दूं, उसकी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए ऐसा होता है ना, वहाँ पे यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से 100 से, फिर इसको कट कर दो, क्योंकि न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी। वो हमने डिटेल में उधर देख लिया था, करेक्ट, प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर। ये फिर से इतना करने की जरूरत नहीं अपने को। तो ये है, इस फॉर्मूला के अंदर लिख लो एक फटाफट, Q1 क्या है, Q1 है मेरा न्यू डिमांड, न्यू डिमांड। Q है मेरी ओल्ड डिमांड, ओरिजिनल लिखो, ओल्ड से बेटर है, ओरिजिनल डिमांड, ओरिजिनल डिमांड। Y1 है अपना न्यू इनकम और Y है अपना ओरिजिनल इनकम, ओरिजिनल इनकम, ठीक है। अब यहाँ पे एक अहम सवाल है, फॉर्मूला देखने के बाद उसके बाद में जो प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि माइनस साइन का क्या करें। हमने प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर बोला था कि माइनस साइन को इग्नोर करना है, यहाँ पे माइनस साइन को इग्नोर नहीं करना है। फिर से बोलता हूं, माइनस साइन को इग्नोर नहीं करना है। माइनस होगा, माइनस लिखेंगे, ध्यान में आ रहा है आपको, क्यों, क्योंकि आपको कुछ याद आ रहा होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर हमने देखा था डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट। उसके अंदर हमने देखा था अगर आपका इनकम बढ़ता है तो नॉर्मली आपकी डिमांड भी बढ़नी चाहिए, हाँ या ना, यस और नो। अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़नी चाहिए, मतलब एक तो दोनों पॉजिटिव आएंगे,
इनकम भी बढ़ा, डिमांड भी बढ़ी। या फिर इनकम अगर कम होता है तो डिमांड कम होगी, मतलब फिर से दोनों निगेटिव आएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब बोलेंगे सर आप फिर जब आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है तो आप ये बोल क्यों रहे हो कि माइनस साइन को इग्नोर नहीं करना है? माइनस तो आएगा ही नहीं ना, यहाँ पे आएगा माइनस। कब आएगा माइनस? जब इनकम बढ़ेगी और डिमांड कम हो जाएगी, या जब इनकम कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ेगी, जब उल्टा होगा। सर ऐसा कैसे होगा? अरे याद करो, हमने पढ़ा था ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर, डिस्पोजेबल इनकम के अंदर हमने एक केस देखा था जिसके अंदर इनकम बढ़ता है और डिमांड कम होती है, या इनकम कम होता है और डिमांड बढ़ती है। कब होता है? प्लीज रिमेंबर। नहीं याद आ रहा हो तो पन्ने पलटा के देखो कि क्या कहीं तो लिखा था हमने। राइट, करेक्ट। इन्फेरियर गुड्स, इन्फेरियर गुड्स के केस में क्या होता है? इनकम बढ़ेगी तो इन्फेरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, है ना। बहुत सारी इनकम बढ़ गई, अगर एक हायर प्रोपोर्शन से अगर बढ़ गई इनकम तो इसकी इन्फेरियर गुड्स की डिमांड कम होती थी, और अगर इनकम कम हो जाती है बहुत तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती थी। दूसरा एग्जांपल ऐसा हमने देखा था गिफन गुड्स के अंदर। डू यू रिमेंबर दिस गिफन गुड्स? सर रॉबर्ट गिफन, राइट। कौन सा एग्जांपल लिया था हमने? ब्रेड और मीट का। वो वर्कर थे, ब्रिटिश वर्कर, हफ्ता भर उनका जो खाना खाते थे उसका एनालाइज किया था हमने कि पहले 6 दिन वो ब्रेड खाता है, 7वें दिन मीट खाता है। फिर ब्रेड के भाव बढ़ जाते हैं, तो ब्रेड के भाव बढ़ते इसके लिए वो मीट अफोर्ड नहीं कर पाता संडे के दिन दोनों बार, तो वो क्या करता है 6 दिन और संडे के सुबह ब्रेड ही खाता है और संडे की शाम को मीट खाता है। सर याद आ रहा है? कुछ नहीं याद आ रहा होगा, जाके वो वीडियो देखो, जाके वो नोट्स देखो। करेक्ट, हमने बहुत डिटेल में देखा था ये एग्जाम्पल। करेक्ट, बहुत डिटेल में देखा है हमने। तो इसके लिए इन्फीरियर गुड्स के केस में नॉर्मली क्या होने वाला है, अगर मेरा इनकम बढ़ता है ना तो डिमांड कम होगी, इनकम कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। अब ये कहां से पता चलेगा मुझे? उसके लिए मुझे यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए, है ना। इनकम बढ़ेगा मतलब पॉजिटिव होगा, डिमांड कम हो जाएगी मतलब निगेटिव होगा। निगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव विल बी निगेटिव आंसर। या उल्टा होता है, इनकम कम हो गई इसके लिए डिमांड बढ़ी तो न्यूमरेटर पॉजिटिव आएगा, डिनोमिनेटर निगेटिव आएगा, आंसर निगेटिव आएगा। मतलब यहाँ पे अगर माइनस आंसर आया तो हमें पता चलेगा कि ये जो गुड्स है ये इन्फेरियर गुड्स है, और अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आता है तो मुझे पता चलेगा ये जो गुड्स है ये नॉर्मल गुड्स है। करेक्ट, हाँ या ना? अगर पॉजिटिव आंसर आया मतलब नॉर्मल गुड्स, नेगेटिव आंसर आया मतलब इन्फीरियर गुड्स। और ये भी एनालाइज करने को आता है आपको। इलास्टिसिटी कैलकुलेट करके आपको पूछा जाता है कि बताओ ये गुड्स नॉर्मल है या फिर ये गुड्स इन्फेरियर गुड्स है। गिफन का नहीं आएगा क्योंकि रीजन सिंपल है, हर एक गिफन गुड ये इन्फेरियर होता ही है। हाँ, हर एक इन्फेरियर गिफन नहीं होगा, राइट, पर हर एक गिफन गुड इन्फेरियर होगा। तो आपने अगर उसको इन्फेरियर करार दे दिया मतलब काफी हो गया। करेक्ट, गिफन गुड्स के बारे में नहीं आएगा इसमें, ये नहीं पूछेंगे। इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के बाद ये नहीं पूछेंगे कि बताओ ये गुड्स गिफन है या नहीं, क्योंकि गिफन है या नहीं पता करने के लिए आपको और कंडीशन देखनी पड़ेगी ना, सब्स्टिट्यूट है या नहीं। करेक्ट, वो भी देखना पड़ेगा आपको, वो क्लोज सब्स्टिट्यूट है या नहीं, बराबर। और भी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए तब वो जाके वो गिफन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ ये आएगा कि नॉर्मल गुड्स है या इन्फीरियर गुड्स है। तो इसके लिए हेडिंग डालो, और बहुत इंपॉर्टेंट है यही पार्ट, इंपॉर्टेंट है। आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह इतना आसान है ना, आप खुद ब खुद कर लोगे, बट ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो एनालिसिस करते हैं। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लिखो, व्हाट टू डू अबाउट माइनस साइन, व्हाट टू डू अबाउट माइनस साइन। करेक्ट, माइनस साइन। तो यहाँ पे हम इग्नोर नहीं करेंगे, वी विल नॉट इग्नोर माइनस साइन। ओके, वी विल नॉट इग्नोर माइनस साइन। लिखो यहाँ, आपको लग रहा होगा याद रहेगा, तो ऐसा नहीं होता, सब कुछ लिख लो, रिवीजन करने के टाइम पे काम में आएगा। वी विल नॉट इग्नोर माइनस साइन, ठीक है। नॉट को डबल अंडरलाइन कर लेंगे हम। सो वी आर नॉट गोइंग टू इग्नोर माइनस साइन। क्यों? सिंपल, 3 एग्जांपल देखो। ओके, मान लो आपका परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन इनकम दोनों भी बढ़ रहा है। सॉरी, परसेंटेज नहीं, इनकम भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है, दोनों भी पॉजिटिव है। ठीक है, 10% आपका डिमांड बढ़ गया
और 5% आपका इनकम बढ़ गया था, तो आंसर आएगा 2। दूसरा एग्जांपल लो, आपका इनकम कम हो गया और डिमांड भी कम हो गई उसकी वजह से, राइट। डिमांड कम हो गई 30% से, इनकम कम हो गया था 10% से। तो कम हो गया बोल के माइनस यूज करेंगे, क्योंकि Q1 जो न्यू होगा वो कम होगा Q से, जो Y1 होगा वो Y से कम होगा, तो आंसर माइनस में आएगा। तो -30% अपन -10%, इसके अंदर थोड़ा सा मैथमेटिक्स का भी लेसन है आपको। इसके अंदर आंसर आएगा 3। जो बच्चों ने इसका आंसर -3 लिखा होगा वो कट कर दो, इसको माइनस को कट करो। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह माइनस साइन आती है तो आंसर पॉजिटिव आता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल है ये, सिंपल, स्कूल में सीखे होंगे आपने। दोनों पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव, दोनों निगेटिव तो आंसर पॉजिटिव। फिर निगेटिव कब आता है? निगेटिव आता है देखो ये सिचुएशंस में, अगर आपका इनकम बढ़ गया 15% से, उसके कारण, इनकम बढ़ जाने के कारण आपका डिमांड कम हो गया 45% से, -45%। अब यहां पे क्या हुआ बच्चों? न्यूमरेटर निगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, आंसर आएगा -3। ठीक है, आंसर क्या आएगा? -3। एक निगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो आंसर आएगा निगेटिव। दूसरी केस लो, आपका इनकम कम हो गया -7%, जिसकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ गई। क्या बढ़ गई? डिमांड बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? 21% से डिमांड बढ़ गई। यहां पे भी आंसर आएगा -3। या कुछ और एग्जांपल ले क्या? बोर हो गए 3 से? 28 करो इसको, 28%, तो आंसर आएगा -4। क्या आंसर आ रहा है? -4, राइट। इसको थोड़ा इधर खींच लो, पहले वो जगह छोड़ दिया अपन ने, फिर वो एंड तक गया एकदम। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा दूर लिखता हूँ, -4%, सॉरी -4% क्यों आएगा? -4 ही आएगा। तो ये जो दो सिचुएशन है अपनी, ये दोनों केस में ये नॉर्मल गुड्स है। ये दोनों केस में ये क्या है? नॉर्मल गुड्स है। ठीक है, और ये जो दो सिचुएशन है इसके अंदर ये है इंफेरियर गुड्स। ये क्या है? इंफेरियर गुड्स। ठीक है, अच्छे से लिखो, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत वाला जो भी लेते हैं ना, कोई भी टॉपिक चालू करते हैं शुरुआत में सब एनालिसिस लिख के देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में फिर न्यूमेरिकल्स क्या, एक बार आपको करते आ गए तो उसमें क्या है, फिर जम जाता है वो। बट ये वाला जो पार्ट है ये खुद से करना बहुत मुश्किल है ये, तो इसके लिए अच्छे से लिखो। ये आगे चल के बहुत काम में आने वाला है अपने, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। ठीक है, अभी देखना मुझे आपको क्या बताना है। प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर हमने देखा था, अगर 0 आया तो परफेक्टली इलास्टिक है, 0 से 1 के बीच में आया तो रिलेटिवली इलास्टिक, 1 आया तो यूनिट इलास्टिक, इन्फिनिटी अगर आता है, इन्फिनिटी, तो परफेक्टली इलास्टिक है ना। 0 क्या था? परफेक्टली इन इलास्टिक। इलास्टिक बोला क्या अभी? 0 है परफेक्टली इन इलास्टिक, 0 से 1 के बीच में रिलेटिवली इन इलास्टिक, 1 आया तो यूनिट इलास्टिक, 1 के आगे रिलेटिवली इलास्टिक, और इन्फिनिटी पे परफेक्टली इलास्टिक। करेक्ट। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे क्या याद रखना है? इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि 0 से अगर कम आता है ना आंसर, 0 से अगर आंसर कम आया तो ये प्रोडक्ट होगा इन्फेरियर। ये प्रोडक्ट क्या होगा? इन्फेरियर। इन्फेरियर यानी कि -0.2, -1, -3, -5, -7, -8.8, ऐसे कुछ भी आया तो ये प्रोडक्ट क्या होगा? इन्फेरियर। और 0 से ज्यादा जब आएगा तो क्या आएगा? ये नॉर्मल गुड्स। तो देखो, अगर मैं इसका नंबर लाइन बना हुआ ऐसे,
यहाँ पे निगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी। एक्चुअली निगेटिव इन्फिनिटी ऐसा कुछ होता नहीं है, इन्फिनिटी लिख दो। तो 0 से कम आया कुछ भी, -100, -50, -4, -3, -2, ये सब आएंगे इंफेरियर गुड्स। ठीक है, इंफेरियर गुड्स। और ये 0 के आगे जो भी रहेगा ये सब रहेंगे नॉर्मल गुड्स, ये सब रहेंगे नॉर्मल गुड्स। 1 रहेगा मेरा यूनिट इलास्टिक, 0 आएगा परफेक्टली इनइलास्टिक। ये बीच में जो आएगा वहां पे आएगा रिलेटिवली इनइलास्टिक। 1 के आगे आएगा इलास्टिक, और इन्फिनिटी पे आएगा परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर -0.4 आया, -1 आया, -3 आया, -50 आया, -100 आया, इन केसेस में क्या होगा? इन केसेस में क्या होगा? इसको क्या बोलोगे आप? इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, परफेक्टली है, तो हमारे रेंज के बाहर चल जा रहा है। करेक्ट, -3 हमारे रेंज से बाहर है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, 0 को क्या बोलते हैं, 0 to 1 के बीच में क्या बोलते हैं, और 1 to इन्फिनिटी के केस में क्या बोलते हैं, यही सीखा हमने, माइनस को तो पढ़ा नहीं। तो बच्चों इलास्टिक इनइलास्टिक बोलने के लिए क्या करेंगे मालूम है क्या? समझ लो -4 है, मुझे माइनस पे से पता चलता है कि इंफेरियर है, और 4 पे से पता चलता है कि 1 से बड़ा है, तो रिलेटिवली इलास्टिक है। क्योंकि इलास्टिसिटी में नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोपोर्शन ज्यादा है या कम है, राइट? इनकम और डिमांड उसको कंपेयर करेंगे, तो इनकम के कंपैरिजन में डिमांड कितने से चेंज हुई, 4 गुना हुई, 2 गुना हुई, 10 गुना हुई, 100 गुना हुई, आधी हो गई मतलब 0.5, करेक्ट, 25% हो गई मतलब 0.25 हो गई। वो क्या हो गई, ये नंबर पे से पता चलता है। तो नंबर आपको बताएगा इलास्टिक है या नहीं, और निगेटिव साइन आपको बताएगा कि कौन से। हेलो हेलो, हाँ आवाज का कुछ प्रॉब्लम था ना? यस, नाउ इज इट ऑडिबल? या, चलो। सो मैं इनकम इलास्टिसिटी के अंदर जो मेरा आंसर आएगा उसके अंदर दो चीजें रहेंगी। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी के अंदर जो भी मेरा आंसर आएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूं 4, तो ये रहेगा +4 या -3 या 0.5, लेकिन प्लस। तो ये बनेगा दो चीजों से, एक तो इसके अंदर ये सिंबल आ रहा है और एक नंबर भी आ रहा है। यहाँ पे भी एक सिंबल आया, एक नंबर आया, यहाँ पे भी एक सिंबल आया, एक नंबर आया। मुझे दोनों को अलग अलग देखना है, गेटिंग मी? मुझे दोनों को अलग अलग देखना है। तो सिंबल को मैं किस चीज के लिए यूज करूंगा? सिंबल को मैं चीज के लिए यूज करूंगा कि अगर ये पॉजिटिव है मतलब नॉर्मल गुड्स, ठीक है, पॉजिटिव है मतलब नॉर्मल गुड्स, और अगर ये निगेटिव आता है तो इसका मतलब है ये इंफेरियर गुड्स, इंफेरियर गुड्स। और जो मेरा नंबर रहेगा, अब मैं इसको इंडिविजुअली अलग से देखूंगा। हाँ, अभी मेरा माइनस साइन का हो गया ना इंटरप्रिटेशन, करेक्ट, माइनस या प्लस का इंटरप्रिटेशन हो गया। अभी जो प्योर नंबर रहेगा मेरा, उसको मैं देखूंगा। अगर ये 0 रहा तो परफेक्टली इलास्टिक, सॉरी परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर ये 0 से 1 के बीच में रहा तो रिलेटिवली इनइलास्टिक। अगर ये 1 रहा तो यूनिटरी इलास्टिक। अगर 1 से भी बड़ा रहा तो
एक मिनट, 1 से बड़ा रहा तो क्या रहेगा, रिलेटिवली इलास्टिक। अगर ये इन्फिनिटी रहा तो ये होगा परफेक्टली इलास्टिक। गेटिंग मी? तो यहाँ पे मुझे इंटरप्रेट करते टाइम पे मुझे नंबर और सिंबल दोनों को अलग अलग देखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने ये जानबूझ के निकाला कि आपको ये कंफ्यूज होना चाहिए। जब नोट्स देखोगे तो इसके अंदर आपने कंफ्यूज होना चाहिए कि बॉस ये जो निगेटिव है इसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगा, है ना। ये क्वेश्चन होना चाहिए आपको। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है कि आपको आएगा +4 या -3 या +0.5। तो इसके हिसाब से आप इंटरप्रेट करोगे। सिंबल प्लस रहा तो नॉर्मल गुड्स, माइनस रहा तो इंफीरियर, और जो भी आंकड़ा आएगा, जो भी प्योरली नंबर आएगा उसके हिसाब से देखोगे। 0 अगर आया तो परफेक्टली इनइलास्टिक, इन्फिनिटी है तो परफेक्टली इलास्टिक, 1 है तो यूनिट इलास्टिक, दोनों के बीच में तो कहीं ना कहीं रिलेटिवली इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक। तो यहाँ पे सिंबल को और नंबर को अलग अलग एनालाइज करना है आपको, ठीक है। सो we will analyze symbol, ब्रैकेट में लिखना है दैट इज माइनस और प्लस, एंड नंबर सेपरेटली। ये आपको सेपरेटली अलग अलग एनालाइज करना है। ध्यान में आ गया आपको? अब इंटरप्रिटेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया। अभी हमने देखना चाहिए एग्जांपल्स, ठीक है। ये जो इलास्टिक, बीच में अभी प्रॉब्लम आया था ना वापस, सो इज इट ओके नाउ? तो मैं ये बोल रहा था आपको बच्चों कि ये जो अपन इंटरप्रिटेशन करते हैं ना कि इस प्रोडक्ट की जो इनकम इलास्टिसिटी है, ये मतलब इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। तो इसको ये एक तरीका है जो अभी हमने देखा, जिसके अंदर फॉर्मूला यूज करेंगे, कुछ ना कुछ आंसर आएगा और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। सिंबल से डिसाइड क्या करेंगे अपन, सिंबल से डिसाइड करेंगे नॉर्मल है या इन्फेरियर, और नंबर पे से डिसाइड करेंगे कि इलास्टिसिटी कैसी है। बराबर, ये तो ध्यान में आ गया आपको, राइट। तो और एक तरीका ये फाइंड आउट करने का कि ये जो प्रोडक्ट है ये इनकम इलास्टिक है या इनकम इन इलास्टिक है। और वो तरीका है कि जब आपका ओरिजिनल जो सिचुएशन है, मान लो 1000 रुपए इनकम है, उस टाइम पे आपका 100 रुपीज का खर्चा हो रहा था इस प्रोडक्ट पे, और अभी 1200 रुपए इनकम है, अभी हो रहा है खर्चा मान लो 1500 रुपए का, सॉरी 150 रुपए का, 1500 नहीं, 1200 का तो इनकम ही है, 1200 की इनकम पे 150 का। तो ना अपन दोनों सिचुएशन में प्रपोर्शन निकालते कि भाई 1000 रुपए में 100 रुपए खर्च कर रहा हूं मैं, मतलब 10% खर्च कर लो। तो जो नया सिचुएशन है उसके अंदर ये 10% से ज्यादा आएगा या 10% से कम आएगा, उस प्रोपोर्शन के बेसिस पे भी डिसाइड होता है कि ये इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। अल्टीमेटली आंसर ऐसा ही आता है, आप इस मेथड से जाओ या उस मेथड से, आंसर एक ही आएगा। लेकिन कभी कभार आपको एमसीक्यू में क्या देंगे, इस टाइप से डेटा देंगे कि आप ये फॉर्मूले से नहीं सॉल्व कर पाओगे, आपको वो प्रोपोर्शन देखना पड़ेगा। एंड फॉर दैट वो भी पढ़ेंगे हम, लेकिन उसके पहले हमको न्यूमेरिकल्स देखने पड़ेंगे। फर्स्ट वी हैव टू सी द न्यूमेरिकल्स, फिर न्यूमेरिकल्स के कुछ एग्जांपल लेके मैं आपको वो वाला इंटरप्रिटेशन भी सिखा दूंगा। क्योंकि वो अगर मैं ऐसा थ्योरेटिकली बताऊंगा ना कि ऐसा, मतलब मुझे अगर मैं समझ लो, अभी बोलता हूँ आपको कि मान लो आपका इनकम बढ़ता है लेकिन आपका प्रोपोर्शन जो है उस प्रोडक्ट के ऊपर जो खर्चा कर रहे हो आप, प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, वो आपका सेम रहता है, तो वो यूनिट इलास्टिक है। अगर आपका इनकम बढ़ता है और उस प्रोडक्ट पे आप जो खर्चा कर रहे हो उसका प्रोपोर्शन भी बढ़ता है, तो वो इलास्टिक है। लेकिन प्रोपोर्शन कम होता है तो इन इलास्टिक है। अब एग्जैक्टली उल्टा, इनकम कम होता है तब प्रोपोर्शन और कम हो गया, मतलब इलास्टिक। और प्रोपोर्शन अगर कम नहीं हुआ इतना, या प्रोपोर्शन बढ़ गया, हाँ प्रोपोर्शन कम नहीं हुआ, प्रोपोर्शन बढ़ गया, तो फिर इन इलास्टिक है। तो ये थोड़ा समझना मुश्किल है, फिर यहाँ पे रट्टम पट्टी करनी पड़ेगी। सो वी आर नॉट गोइंग विद दैट। हम पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद में हम देखेंगे वो वाला इंटरप्रिटेशन क्या था, राइट। चलो, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, वो सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। क्वेश्चंस, आपको यही फॉर्मूला लगाना है सिंपल, इसके लिए कोई ये नहीं है इसमें, आपको कोई मल्टीपल फॉर्मूले वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला है, ओके। ये जो हमने यहाँ पे देखा फॉर्मूला, यही सिंपली अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन इनकम, अगर आपको डायरेक्टली परसेंटेज दिया है तो ये फॉर्मूला, परसेंटेज नहीं दिया है तो फिर ये फॉर्मूला, ठीक है।
इसको थोड़ा और अगर आगे मुझे लेके जाना है, इसको छोटा बना लूं मैं, तो इसको क्या बना सकते हैं अपन, Q1, अच्छा इसको ही थोड़ा सा आगे करो तो Q1 माइनस क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई करते तो उल्टा हो जाता है ना, y ऊपर चला जाएगा, y अपॉन y1 माइनस वाई। इसी को मैं और आगे लेके जाऊँ तो इसको थोड़ा और आगे लेके जाओ तो ये बनेगा Q1 माइनस क्यू अपॉन y1 माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय y अपॉन क्यू। तो जो फॉर्मूला हम प्राइस और प्राइस इलास्टिसिटी में देखते थे वैसे ही है, सिर्फ वहां पे जो P आता था उसकी जगह पे यहाँ पे y है, बाकी कोई फर्क नहीं। ओके, एवरीथिंग एल्स इज सेम। ओके ओके ओके, चलो। तो इसमें से कोई भी आप फॉर्मूला यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे कोई मल्टीपल मेथड्स नहीं है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन का और एक तरीका है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। जस्ट राइट क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सब में ऐसा ही लिखना है आपको, हाँ, कि न्यू ओरिजिनल ओरिजिनल इनकम, मैं इनकम नीचे लिख देता हूँ, एक सेकंड एक सेकंड, ओरिजिनल इनकम न्यू इनकम ओरिजिनल डिमांड न्यू डिमांड। इसको अगर मैं सिंबॉलिकली बोलूँ तो ये है y, ये है y1, ये है q, ये है q1। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है मेरा, ओरिजिनल इनकम है आपका 50,000, न्यू इनकम है आपका 40,000, ओरिजिनल डिमांड है आपकी मान लो 1,500 की, न्यू डिमांड है आपकी 400 की। ठीक है, सेकंड क्या करूँ, इसको एक के नीचे एक लिखूँ क्या, जगह छोड़ के ही लिखे इसको, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, बाद में आंसर सॉल्व करेंगे हम। 50,000 ओरिजिनल इनकम, न्यू इनकम 40,000, ओरिजिनल डिमांड 500, न्यू डिमांड 300, ओरिजिनल इनकम 50,000, न्यू इनकम 40,000, ओरिजिनल डिमांड 500, न्यू डिमांड 450। ठीक है, फिर लेंगे फोर्थ, 50,000 ओरिजिनल इनकम न्यू इनकम 60,000, ओरिजिनल डिमांड 500, न्यू डिमांड 600, 50,000 60,000, लिखो फटाफट, 500 700, 50,000 60,000, 500 550। सेवेंथ, 50,000 40,000, 500 750, 50,000 60,000, 500 250, 50,000, या और एक दूसरा लेते हैं कुछ एग्जांपल, 1 लाख, 1,20,000, 1,800। 2 लाख, 1,60,000,
2024, ठीक है। ये सारे इसमें आपको एक तो इलास्टिसिटी भी निकालनी है पहली, कैलकुलेट, पहली चीज कैलकुलेट करेंगे इलास्टिसिटी, दूसरी चीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करेंगे, जो भी आंसर आएगा 4512, वो आंसर भी निकालेंगे, उसके ऊपर से इंटरप्रिटेशन भी निकालेंगे। अच्छा एक काम करो, ऐसे लिखो इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी यानी कि आपका आंसर आएगा, फिर सेकंड लिखो इंटरप्रिटेशन ऑफ इलास्टिसिटी, इंटरप्रिटेशन ऑफ इलास्टिसिटी, एंड तीसरा थर्ड लिखो टाइप ऑफ प्रोडक्ट, टाइप ऑफ प्रोडक्ट मतलब नॉर्मल या इन्फेरियर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। कैलकुलेट की जगह आप लिखेंगे फाइंड आउट, ये बेटर, फाइंड आउट इलास्टिसिटी, इंटरप्रिटेशन ऑफ इलास्टिसिटी एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये 10 की इसमें कैलकुलेट देख लो वो क्या आता है। इस बेसिस पे फिर हम जो इंटरप्रिटेशन आएगा ना, उसके बेसिस पे हम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ये तीनों भी चीजें हम देखेंगे। और इसके बेसिस पे मैंने जो आपको प्रपोर्शन वाला बताया था ना, कि एक टाइप का इंटरप्रिटेशन है जो मैं आपको अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, वो भी मैं आपको फिर इसके बेसिस पे पढ़ाऊंगा। ये जब इसके आंसर निकल जाएंगे तो इसके बेसिस पे फिर वो मैं प्रपोर्शन वाला भी आपको सिखा दूंगा, ठीक है। चलो, so before watching the next video, I hope you will solve all of these questions. You will find out these three things: elasticity, interpretation of elasticity, and type of product. So please go solve these questions. और फिर नेक्स्ट वीडियो आके देखो। अगर नेक्स्ट वीडियो नहीं मिला, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे नए वीडियो की लिंक, तो गो एंड वॉच दैट वीडियो, और उसके ऊपर से फिर आप देखो आपके आंसर सही आ रहे हैं गलत। और उस वीडियो में हम ये भी देख देंगे कि आपका जो इंटरप्रिटेशन है अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन, वो कैसे आएगा, वो भी देख लेंगे अपन उसमें, ठीक है। चलो फिर अभी यहाँ पे रुकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।